हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औरम स्मार्ट क्लासेस एंड औरम एडुकेटर के एप्लीकेशन पर। स्टूडेंट, आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3। इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जिसने भी पहले ये दो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इन पार्ट को देखिए, तभी आपको तीसरा पार्ट समझ में आएगा। और जिसने दोनों पार्ट देख लिए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और ये क्या होगा, ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे पहले हमने क्या कर लिया था, डिस्कस किया था कि भाई जो पाषाण काल थे, जो पाषाण युग थे, मध्य पाषाण युग था, और उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में हम ये जानेंगे कि जो उस समय के जो लोग थे वो एक जगह बसने लगे थे धीरे धीरे, और उन्होंने क्या करा था, पशुओं को पालना शुरू कर दिया था, और उनसे जो जो बेनिफिट्स थे वो लेना उन्होंने उससे शुरू कर दिया था। मतलब जैसे कि उनसे दूध वगैरह उनसे लेना शुरू कर दिया था, मांस वगैरह लेना शुरू कर दिया था, मछली पालना भी शुरू कर दिया था। तो वो धीरे धीरे क्या हो गए थे, एक जगह बसना शुरू हो गए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आरंभिक कृषक थे, जो उस समय के किसान थे, और पशुओं के बारे में पता कैसे चला। मतलब हमें ये कैसे पता चला कि जो पहले का मनुष्य था वो पशु पालता था और उससे वो लगाव करता था और प्रेम करता था। तो यह हमें पता कैसे चला इस चीज का। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा मानचित्र, जैसे कि हमने पहले वीडियो में दिखाया था, पहले पार्ट में आपकी बुक में भी दिया गया है, मानचित्र नंबर 2 जो पृष्ठ संख्या 13 पर है। तो आप उसको देखिए, उसमें एक नीले वर्ग दिखाया गया है, नीले रंग का एक वर्ग दिखाया गया है। उसके प्रत्येक बिंदु वाली जगह को देखिए, वहां पर क्या है, वहां पर देखेंगे जब आप, तो उसमें पुरातत्ववादों की शुरुआत करी गई थी। वहां पर कुछ ऐसी चीजें मिली थी, कुछ ऐसे चीजें मिली थी जिससे हम वहां पहले के लोगों के बारे में जानकारी मिली। तो उस समय पर क्या हुआ था, शुरुआती कृषकों के और पशुओं के होने के सूक्ष्म, मतलब सूक्ष्म का मतलब होता है कि वहां पर साक्ष्य मिले थे। साक्ष्य मतलब कि जो छोटे छोटे वहां पर जानवर वो पालते थे, या फिर जब इंसान मर जाता था तो उसके साथ में वो क्या करते थे, उसके जानवरों को भी वहां पर वो दफना देते थे। तो ये पहले के लोगों के अंदर प्रथा थी कि भाई ये इस जानवर को पालता था, तो जाकर ये मर गया है तो इसी के साथ क्या करो, इस जानवर को भी इसके साथ दबा देते थे। तो उसमें क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि वहां पर जो कुछ अस्थियां या फिर जो हड्डियां मिली हैं, उनमें मनुष्य की हड्डियों के साथ साथ कुछ ऐसी हड्डियां भी मिली हैं जिन्हें देख के ये प्रतीत होता है कि ये जानवरों की हड्डियां थी। और उसमें से क्या हुआ, पशु जैसे कि भेड़, जैसे बकरी हो गया, और तो जब वो मर जाते थे तो उसी के साथ उसके जानवर को भी दफना देते थे। तो कुछ चीजें ऐसी देखने के लिए मिली। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी यानी कि पश्चिमी का जो क्षेत्र था, उसमें क्या हुआ, जो आधुनिक काल का क्या है, जो पश्चिमी और उत्तर के बीच का जो क्षेत्र था, जो आज की डेट में कश्मीर में आता है, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। तो उसमें बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, कि एक तो मैंने भीम बेटका आपको बताया था, कुरनूल की गुफा जो थी उसके अंदर ऐसी चीजें देखने को मिली थी। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान, जो स्थान थे उसमें कृषक और उनके पशुपालकों की, तो पशुपालकों की और उनकी जो बस्तियां थी या नहीं, तो इसे जानने के लिए वैज्ञानिकों ने खुदाई में क्या हुआ, मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन किया। तो इसमें से सबसे रोचक जो जले हुई, मतलब जो चीजों के बारे में पता चला, उसमें अनाज के दानों के अवशेष मिले। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए थे, मतलब कुछ ऐसे जले हुए दानों के वो मिले थे। वैज्ञानिकों ने इस अनाज के दोनों की पहचान करी, जो अनाज मिला था उनकी पहचान करी, और ये पहचाना कि जो उपमहाद्वीप के विभिन्न विभिन्न भागों में बहुत सारी जो फसलें उगाई जाती थी, उन फसलों के बारे में जो जानकारी थी वो वहां से मिली। और वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों भी पहचान सकते थे कि उस समय पे जो जानवर थे वो कौन कौन से जानवर थे और क्या क्या जानवर थे। क्योंकि उस समय पे जब उन्होंने खुदाई करी थी तो उसमें अनाज के साथ साथ में कुछ जानवरों की हड्डियां मिली, कुछ इंसानों की हड्डियां मिली। तो ये सारी चीजें वहां पर देखी गई थी। जैसे कि अब आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो वहां पर क्या करते थे, लोगों के साथ में जानवरों को भी दफना देते थे। तो वहां पे ये पहचाना गया था कि भाई उस समय पे ये लोग जानवर भी पालते थे। तो उस समय से ही पता चलता है ये।
अब हम बात करते हैं स्थायी जीवन की ओर, कि जो उस समय का मनुष्य था वो स्थायी जीवन जीने लगा था और उसके लिए उसने क्या क्या चीजें करी। तो पुरातत्ववादियों को कुछ क्या हुआ, पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले थे। जैसे कि आपका बुर्ज होम, यानी कि वर्तमान में कश्मीर में है, कि जो लोग थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। मतलब एक इस तरीके से क्या करते थे, मतलब नीचे गड्ढा करते थे, उस गड्ढे में क्या करते थे, अंदर की साइड वो रहते थे। यहाँ पर एक गुफा टाइप बना के ऐसे इस तरीके से रहते थे। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी, कुछ इस तरीके से सीढ़ियां बनाई जाती थी। और ये उनको क्या मिले, अवशेष मिले। इसे ढूंढे, उन्हें क्या हुआ, इन्होंने ढूंढा, और ढूंढने के बाद में जो ठंड के मौसम थे उसमें सुरक्षित मतलब उनको रखा गया था। जैसे देखा जाता है ना, कि जैसे सर्दियों के जो इलाके हैं वहां पर ये ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वहां पर ये क्या था, ज्यादातर ये चीजें थी वहां पर सुरक्षित थी, क्योंकि तापमान में इतना ज्यादा उलटफेर नहीं हुआ था। तो वहां पे पुरानी चीजें क्या है, आराम से मिल जाती है। तो इसलिए ज्यादातर आपने देखा होगा कि जितना भी नॉर्थ साइड का इलाका है, कश्मीर हो गया, इसे सुलेमान की पहाड़ियां, आपका जो पाकिस्तान की साइड का हो गया, कजाकिस्तान की साइड का, तो ये पूरा पहले भारत का ही था, हिस्सा था, भारत ही था ये पूरा। तो उस समय पर वहां के लोगों के ज्यादा जानकारियां मिली है। तो वहां के लोगों को जानकारियां ज्यादा मिली है, वहां पे लोग कैसे रहते, तो वहां पर आज भी पुरातत्व जब खोज करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ चीजें मिल जाती हैं। तो पुरातत्ववाद जो वाद थे, जो उनके पुरातत्ववाद थे, उनको झोपड़ियों के अंदर जो बाहर दोनों स्थलों पर आग लगाने की जगह भी मिली, कि वो आग जलाकर जो बैठते थे, जिससे कि जंगली जानवर उस गुफा के या फिर गड्ढे के अंदर ना आ जाएं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना भी पकाते थे, जैसे चूल्हा टाइप होता है ना गांव में, उस तरीके का। आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युग, यानी कि उसी समय के युग के, जो पुरापाषाण हमने बात करी थी पिछली वीडियो में, जो उसमें पत्थरों के बारे में बताया था, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया। मतलब उनके जो उपकरण थे जो पुराने वालों से बिल्कुल डिफरेंट थे। जैसे पहले पत्थरों के औजार थे, उसके बाद में फिर उन्हीं पत्थरों के औजार को नुकीला बनाया गया। उसके बाद जब देखा कि जब नया पाषाण काल हुआ, उस समय के जो औजार देखे तो पुराने औजारों से बिल्कुल अलग थे। तो इसीलिए क्या बोला गया, इसीलिए बोला गया कि जो ये कौन सा जो कौन सा युग है, ये नवपाषाण युग है। तो बिल्कुल दोनों से अलग था। इसमें जो औजार थे वो क्या थे, धारीदार अधिक थे, और उनको अधिकांश उनका ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते थे, इस्तेमाल, यानी कि किसमें पॉलिश चढ़ाई जाती थी, बहुत अच्छे तरीके से उनको बनाया जाता था। और ओखली और मूसल जैसे अनाज कूटने के लिए प्रयोग किया जाता, वनस्पति के लिए प्रयोग किया जाता था, और चीजों को पीसने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में क्या हुआ, अनाज जो आजकल के जो अनाज जो हजारों साल बाद भी वो ओखलियां मौजूद है, जिसमें गांव में आपने देखा होगा अनाज को कूटते हैं, जब फर्स्ट टाइम जब अनाज आता है तो उस पहले अनाज को उसी तरीके से वहां पे कूटा जाता था। तो ये सारी चीजें वहां पर मिलती थी। तो ये सारी चीजें आज भी मौजूद है। तो उससे ये पता चलता है कि जो उस समय की जो नवपाषाण काल के जो हथियार थे उस समय पे जो यूज करते थे, तो वो आज भी मिलती हैं। और आपने ये देखा होगा कि जब नवपाषाण काल था उसमें हड्डियों के बने हुए औजार का भी प्रयोग किया गया था। मतलब हड्डियां क्या होती है, नुकीली होती हैं और बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम हड्डियों का भी क्या किया जाए, इसका इस्तेमाल किया जाए शिकार करने के लिए और अपने हथियारों को बनाने के लिए। तो उन्होंने क्या करा, हड्डियों का भी इस्तेमाल अपने इन औजारों को बनाने के लिए किया था। नेक्स्ट बात करें कि जो नवपाषाण युग था उनके पुरा स्थलों से कई पुरस्कार, मतलब कई प्रकार के ऐसे मिट्टी के बर्तन भी मिले, कि जो कभी कभी इन पर अलंकरण अलंकरण मतलब इन पर कुछ लिखा हुआ है, गढ़ा हुआ मतलब इन पर कारीगरी करी जाती थी। बर्तनों का प्रयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। तो उस समय का जो मानव था नवपाषाण युग का, उन्होंने इस तरीके का मटका जो होता था ना, इस तरीके से मिट्टी के बर्तनों को बनाना सीख लिया था, और इनमें क्या करते थे, चीजों को इकट्ठा करके वो रखते थे। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए, चावल, गेहूं, दाल जैसे अनाज अब आ रहा, मतलब
आहार का जो महत्वपूर्ण हिस्सा था जो उस समय का था, तो वो बहुत मिलता जुलता था कि वहाँ के लोग भी इस तरीके की हरकत करते थे और हम लोग भी इसी तरीके की हरकत करते हैं। इसके साथ साथ सब लोग कपड़े क्या करते थे, कपड़े भी बुनते थे और कपड़ों का व्यापार वगैरह है, कपड़े भी पहनने लगे थे। इसके अलावा कपास जैसे पौधे भी उगाने लगे थे, कपास की चीजों को भी क्या करने लगे थे जिससे कि कपड़े बना सके वो, और कपड़ों का प्रयोग वो पहनने में भी करते थे। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि जो नव पाषाण काल का जो मानव था वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था और कपड़े भी पहनने लगा था, क्योंकि उससे पहले के लोग क्या थे, जंगल में रहते थे, वो कपड़ों का अभी तक कोई जिक्र नहीं आया था। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं है कि एक तरफ जहां कई हजारों पर स्त्रियों और पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करते का काम करते थे, इनका सब इकट्ठा करने का, वहीं अन्य लोग औजारों और सालों के दरमियान क्या हुआ, धीरे धीरे खेती और पशुपालन करना भी उन्होंने सीख लिया था। ये हर जगह एक साथ नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, लोग धीरे धीरे डेवलप होने लगे। जब उन्होंने देखा कि वहां पर क्या हुआ, जैसे मौसम बदलता चला गया तो उसी के अनुसार उन्होंने अपना जीवन भी बदलना शुरू कर दिया। तो ये मौसम के अनुसार, जलवायु के बदलाव के अनुसार उन्होंने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया था। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म निरीक्षण, यानी कि और ज्यादा डीपली हम जाते हैं और पहुंच जाते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ के इलाके में पहुंच जाते हैं। तो जो मानचित्र में 2 में प्रश्न नंबर 13, आप बुक खोल के इसको देख सकते हैं, जो आपको मैप दिया है, इसमें मेहरगढ़ की जगह ढूंढो और वहां पर आप देखो, यहाँ ईरान, मतलब जो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो रास्ते थे, तो उस समय पे क्या था, जो उसमें रास्ते थे, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। यानी कि यहाँ मेहरगढ़ कहा था जब ईरान जाते, तो ये जो रास्ता था ये ईरान जाने के रास्ते में पड़ता था। ठीक है, तो ये क्या था, एक हरा भरा स्थान था जहां के स्त्री और पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीख लिया था। तो मेहरगढ़ के वो इलाके थे जहां पर उन्होंने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल करी थी और भेड़ और बकरी को पालना सीख लिया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिलती हैं। इसमें हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों जैसे की हड्डियां मिलती है। यहाँ पर यहाँ अलग अलग जानवरों की भी हड्डियां मिली थी मेहरगढ़ में। जो इलाके थे, जो इसके अलावा और जो चौकोर या फिर आयताकार जो घर थे उनके भी अवशेष मिले। मतलब ये देखा गया कि जो अलग अलग आकार के घर बनाकर जो लोग रहते थे वो भी कहां पर मिले थे, मेहरगढ़ में मिले थे। तो प्रत्येक घर में क्या हुआ, 4 या इससे ज्यादा कमरे होते थे, जिसमें से कुछ संभव भंडारण में भी काम आते थे। मतलब कुछ में वो क्या करते थे, अपनी चीजों को भंडारण करके क्या करते थे, रखते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संग उसके प्रति जो सम्मान या फिर उसके प्रति जो सम्मान जताते थे, या फिर उसकी मृत्यु के बाद में जो उसके, जैसे बोलते थे ना कि भाई ये मैं बहुत ज्यादा, मैं इससे प्यार करता हूं, तो उस समय के जो लोग थे उनकी जो आस्था थी वो मृत्यु के बाद के जो जीवन था, इसलिए उनकी कब्रों में मृतकों के साथ उनसे सम्मानित जैसे कि जो जानवर वगैरह होते थे, या फिर उनके जो बहुत ज्यादा प्यार करता था, या फिर उनको जिससे ज्यादा लगाव था, तो उस चीज को भी क्या करते थे, उनकी साथ में दफना देते थे। तो ऐसी कई कब्रें मिली थी वहां पर मेहरगढ़ में कि जिसमें इंसानों के साथ साथ क्या हुआ, ऐसी चीजें देखी गई कि एक ही कब्र में मृतक के साथ में एक बकरी और को भी दफनाया गया। और इसके जैसे कि हमने देखा था ना कि जो लोग चाहे मरे या ना मरे वो, तो उसके लिए क्या करते थे, वो एक बकरी को, कि भाई वो परलोक जाएगा और जाने के लिए उसको भूख लगेगी रास्ते में। तो पहले के लोग ऐसी अंधविश्वासी होते थे कि भाई ये मर गया है, ये मरा नहीं है, ये भगवान के पास जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसको रास्ते में भूख लगेगी, तो उसको खाने के लिए हम क्या करते हैं, जो बकरी है इसी के साथ दफना देते हैं, ये बकरी को खाता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके के लोग क्या करते थे, भेदभाव, इस तरीके की मानसिकता थी उस समय के लोगों की।
तो वो क्या करते थे, जो परलोक में मृत खाने के लिए क्या करते थे, उसके साथ रख देते कि भाई जाकर वहां पे इसको खाना ना मिले तो वहां जाके ये क्या करेगा, इस बकरी को खाता रहेगा। तो इस तरीके के लोगों की सोच थी। तो ये जो कब्र दिखाई दे रही है मेहरगढ़ का ही एक चित्र है। तो इसमें आपको पहचानना है कि जो बकरी का कंकाल है वो कौन सा कंकाल है। तो क्या आप इसमें से बता सकते हैं कि जो बकरी थी वो बकरी का कंकाल कौन सा कंकाल है। ये तो आपका इंसान का कंकाल है, दिखाई दे रहा है ना, ये तो कोई इंसान था जो उसका कंकाल है। उसके साथ साथ में क्या हुआ, जो ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बकरी का कंकाल है। तो इसमें क्या था, ये इसके साथ डाल दिया गया था कि भाई ये खाते हुए चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि कुछ चीजें जो हमारे को मिली थी और कुछ चीजें कहाँ कहाँ पर खोजी गई थी। तो देखते हैं, फ्रांस में गुफा में कई चित्रकारी खोजी गई हैं। देखते हैं क्या अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो, मतलब मानचित्र में फ्रांस को ढूंढो, और फ्रांस की एक गुफा का ये पुरास्थल की खोज करी गई थी लगभग 100 साल पहले। 4 स्कूली छात्रों ने करी थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 100 साल पहले 4 स्कूल के छात्र थे, 4 दोस्त थे, उन्होंने इस जगह की खोज करी थी। यह आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए थे। इनमें कई जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर और बारहसिंगा और सुअर जैसे क्या है, चमकीले या गहरे चमकीले दांत वाले क्या थे, रंगों वाले चित्र बनाए गए थे, मतलब गहरे रंग से। ये ऐसा लगता था कि या तो गोद के बनाए गए हैं या फिर किसी जानवरों की खाल वगैरह या उनके जैसे उनका जैसे क्या बोलते हैं, ब्लड वगैरह होता था ना, तो उस चीज से ये बनाते थे, शायद उस चीज से बनाया गया होगा। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे, मतलब आप देखो वही आ गया कि चारकोल कैसे बनता है, उन्हीं हड्डियों वगैरह से, इनसे सारी चीजों से बनता है, उनको मिलाकर बनाया गया था। और ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये जो शिकार करने के लिए जैसे जानवर निकलते थे उस समय पे किस तरीके से क्या शिकार होता था, कैसे होता था, लोग कैसे निकलते थे, किन किन चीजों लोगों का शिकार करते थे। तो ये सारी चीजें उस समय पे दिखाई गई थी। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, जंगली भैंसा है। तो ये जंगली जो भैंसा है ये इस तरीके से वहां पर दिखाई गए थे। तो उसमें ये गुफा में बनाया गया था। तो इसको और आगे देखते हैं। इसमें एक चीज आपको और दिखा रखी है कि एक नवपाषाण युग पुराने स्थल एटलस में तुर्की को ढूंढो, यानी कि तुर्की इंग्लिश में अगर लिखा होगा तो तुर्की लिखा होगा, हिंदी में इसको तुर्की बोलते हैं। तो तुर्की ढूंढो, उसमें क्या हुआ, नवपाषाण के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल हुयूक तुर्की में है। क्या है, चताल हुयूक तुर्की, पता चल गया। ये आपको क्या करना है, उसमें ढूंढना है और ये आपको तैयार करना है और याद करना है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लगाई जाती हैं और इनका प्रयोग किया गया है, जैसे कि सीरिया से लाया गया जो बोलते हैं ना चमकदार पत्थर, जैसे कि उसमें लगा हुआ आपका जो क्या बोलते हैं ताजमहल में, लाल सागर, इनकी जो कोड़ियां थी वो कोड़ियां लाकर, भूमध्य सागर की जो सीपियां थी वो लाकर यहाँ पे कुछ आकृतियां बनाई गई थी। मतलब कुछ ऐसी चीजें इकट्ठी कर करके यहाँ पर कुछ जानवरों की, जैसे आपने देखा होगा लोग जो जानवरों के पीठ पर लाते थे, आजकल तो बहुत कम नजर आते हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे बैल वगैरह होता था, गाय वगैरह होती थी, उनकी पीठ पे है ना ऐसा लगा के लाते थे, उनके चारों तरफ पूरा सजा के उनको लाते थे, उसमें कोड़ियां कोड़ियां होती थी जिनको हम कोड़ियां बोलते हैं। तो वो कोड़ियां होती थी। ये सारी चीजें क्या है, नवपाषाण काल के जो पुरा स्थल थे वहां पर मिली गई थी। सबसे पहले कहां पर मिली गई थी, तुर्की में चताल युग एक जगह थी, वहां पर ये सारी चीजें पहले देखी गई थी कि लोग ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते थे। तो इसमें कुछ ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे कि मध्य पाषाण युग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक, बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले शुरू कर दी थी, नवपाषाण काल का जो आरंभ हुआ था 10,000 पहले हुआ था, मेरगढ़ में बस्तियां आरंभ करी गई थी, मेरगढ़ में लोग क्या हुए थे, बसना शुरू गए थे लगभग 8,000 साल पहले। तो ये सारी चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जो चीज़ समझ में नहीं हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो समय पर मिलती रहें। और जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। हिस्ट्री का भी हमने शुरू कर दिया और धीरे धीरे हम ज्योग्राफी का भी शुरू करने वाले हैं, तो आपको ज्योग्राफी की भी वीडियो धीरे धीरे मिल जाएंगी। तो हम सबसे पहले 6 क्लास से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो आप बस हमारा साथ दीजिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और हम आपको पढ़ाते रहेंगे। आपके लिए जाते जाते एक और खुशखबरी, आपको अभी डाउनलोड करना है गूगल प्ले से ओरम एडुकेटर एप्लीकेशन। और जैसे ही आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो आपको पढ़ना है, जैसा पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है या कुछ भी परेशानी होती है, तो उसमें एक आस्क मी एक ऑप्शन है, आस्क मी, यानी कि आप वहां पर कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप वहां पर डाउट पूछ सकते हैं, आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।